मेरा नाम फ़ारूक तारिक है और मैं रहमान कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी काम कर रहा हूँ। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या इसको ऑटिज़म भी कहा जाता है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर मोस्टली बच्चों को ऐसा होता है कि उनकी ब्रेन चैलेंजिंग उनको फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, अलॉन्ग विद उनकी नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। इसी मुनासबत से रिलेटेड ऑटिज़म सोसाइटी ने एक सर्वे कंडक्ट किया है पूरी दुनिया में, जिसके अकॉर्डिंगली 35 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार है। ये इस वजह से है क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इसी मुनासबत से पूरी दुनिया में 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ऑटिज़म मोस्टली क्योंकि एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली बच्चों में जो है ना वो देखने को मिल रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा होता। अगर मैं इसको सिंपली अगर आपको बताऊँ कि बच्चा जो है वो जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा डेवलप कर रहा होता है, ऑटिज़म का जो शिकार एक बच्चा है वो प्रॉपरली अपनी जो माइलस्टोन्स हैं, कब चलना है, कब उसने बोलना है, कब उसने स्माइल देनी है या कब उसने सेंटेंस की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ चलना है, तो वो सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग भी उससे अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑटिज़म का जो एक बच्चा होता है उसमें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही होती हैं। ऑटिज़म की काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, जिसमें से जो मोस्टली जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ऐसा होता है कि आपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, बच्चा आइसोलेशन में चला गया है, बच्चे का प्ले सर्कल नहीं है, बच्चे का अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑटिज़म की तरफ या ऑटिज़म के सिम्टम्स की तरफ चला जाता है। सेकेंड, इसकी काज जो है वो जेनेटिक फैक्टर है जो कि बहुत रेयर देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को ऑटिज़म था एंड देन उसके बाद अब उनकी फैमिली में ये चीज़ रन करना शुरू हुई एंड उनके बच्चों को भी अब ऑटिज़म हो गया। तो इस तरीके से कुछ और वजूहात हैं जिसकी बिना पर बच्चे को जो है वो डेवलपमेंट जो एज है उसके अंदर ऑटिज़म जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग इसको ईज़िली इस तरह से कह सकते हैं कि एक एक्वायर्ड फैक्टर है जो कि बच्चा इन्वायरमेंट से सीखते हुए डेवलप कर रहा होता है। दूसरा जो मेजर कॉज है वो फिर उसकी जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि उसकी फैमिली की वजह से ये चीज़ें चल रही होती हैं। ऑटिज़म जो है वो क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल है, डेवलपमेंटल का लफ्ज़ इसके साथ अटैच हो गया, तो बच्चे की पैदाइश से लेके बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स तक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली उसकी डेवलपमेंटल एज होती है जो कि 5 to 6 ईयर्स होती है, तो इस बीच में जब उसकी नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पा रहा होगा तो वो फिर ऑटिज़म के सर्कल के अंदर उसको हम लोग फॉल करवा देंगे। अर्ली साइंस हम लोग इस तरह से देखते हैं कि 1.5 साल का बच्चा जो है उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 स्टेप कमांड फॉलोइंग वो कर रहा होता है। उसके पास फंक्शनल वोकेबलरी होती है, जो चीज़ उसने मांगनी होती है वो आपको वर्बली कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट इनमें ये चीज़ नहीं होती। इसी तरीके से जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनके जो नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने चलना होता है, अपनी नीड को बताना होता है, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको रन करना होता है, तो वो सारे उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। बहुत अगर मैं आपको 4-5 से अर्ली साइंस बता दूं तो उसमें उनका आई कॉन्टेक्ट नहीं होता। बच्चा अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। आप बच्चे को कोई कमांड देते हैं तो बच्चा उस कमांड को फॉलो नहीं करता। बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ नहीं खेल रहा होता। तो ये कुछ अर्ली साइंस हैं। बच्चा आपको स्माइल नहीं देता, तो ये कुछ ऐसे अर्ली साइंस हैं जो कि आपको 1.5 साल तक या 1 साल तक आपको बच्चे में पता चलना शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, जिनमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही तो इट मीन्स कि आप उसको लाजमी किसी पेडिट्रिशियन या इन कंसर्न बंदे से लाजमी जो है ना वो असेस करवाएं। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ली साइंस बताई, इसी तरह से उस बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं होता, बच्चा आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा होता है। अगर आप बच्चे को कोई फंक्शनल कोई चीज़ करवाना चाहें तो बच्चा उसको फॉलो नहीं करता। अलॉन्ग विद बच्चे की सोशलाइजेशन पुअर होती है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है इनके अंदर। सोशलाइजेशन पुअर कैसे होती है कि आप उनको मार्केट्स लेके जाते हैं, आप उनको किसी गैदरिंग में बिठाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, वो इरिटेट होंगे उस चीज़ से, वो किसी एक स्पेसिफिक बंदे के पास नहीं जाएंगे।
उसके साथ साथ उनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, एक ही काम को बार बार करना चाहेंगे, जो कि बहुत स्वेयर सिम्टम होता है ऑटिज़म के अंदर। लेट्स सपोज वो दिन में कोई डेली रूटीन में कोई काम करते हैं तो उस काम से वो हटेंगे नहीं। उनका होगा कि हम लोग ये चीज़ बार बार करें, और उस चीज़ से वो बोर भी नहीं होते। अलॉन्ग विद उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंगली ना तो कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं, ना ही अपनी डिमांड्स को बता पा रहे होते हैं, ना ही आपसे डिमांड कर पा रहे होते हैं। उसके साथ साथ इनको सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, सेंसरी इश्यूज़ जिनमें उनके एक ख़ास टेक्सचर से उनकी कोई इरिटेशन होती है। लेट्स सपोज उनको सॉफ्ट टेक्सचर पसंद है तो हमेशा सॉफ्ट के साथ ही जाएंगे, वो हार्ड चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाएंगे वो। उसके साथ साथ वो टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी नहीं होती, वो सेल्फ़ ईटिंग वो नहीं कर पा रहे होते, हमेशा कोई दूसरा, उनकी मदर ही उनको हमेशा खिला रही होती है। 4 साल की उम्र में उनकी मदर खुद उनको खिला रही हैं। तो ये कुछ इस तरह से बहुत सारे, उनको एकोलेलिया होता है। आपने उनको कहा आपका नाम क्या है, तो बच्चा भी आगे से वही रिपीट करेगा आपका नाम क्या है। तो ये ऐसे साइंस हैं जो कि ऑटिस्टिक बच्चे में एक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। ऑटिज़म क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें बच्चे की 3-4 डिफरेंट डोमेन्स अफेक्ट हो रही होती हैं। सोशलाइजेशन, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी सेंसरी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही होती। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसी पीडियाट्रिशियन को चेक करवाएं, पीडियाट्रिशियन से असेसमेंट करवाएं, आइदर के कोई डिसऑर्डर तो नहीं है ऑटिज़म से हटके, कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। देन उसके बाद एक न्यूरो पीडियाट्रिशियन से असेसमेंट करवाएं इसकी, क्योंकि ये ब्रेन से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो न्यूरो पीडियाट्रिशियन जो है वो आपको बता देगा कि आइदर कि इसमें कोई हार्मोनल चेंज की वजह से है या उसकी कोई डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स इसके इमर्ज हो रहे हैं। देन फिर आ जाता है रिहैब टीम, जिसमें आपकी स्पीच थेरेपिस्ट होता है, आपका बिहेवियर थेरेपिस्ट होता है, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, जो कि इसके सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंगली इनको असेस करता है कि कौन कौन से माइलस्टोन्स इसके डिले में हैं और कौन कौन से माइलस्टोन्स इसने अचीव कर लिए हैं। देन फिर जो मैनेजमेंट प्लान बनता है फिर वो असेसमेंट के अकॉर्डिंगली ही बनता है। तो कम्युनिकेशन, आपका सेंसरी एंड मोटर इंटीग्रेशन को चेक कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद आपके जो बिहेवियर, जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं उसको आपका प्रॉपर एक 360 पे हम लोग असेसमेंट करते हैं। देन फिर उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि आपका बच्चा 2 साल का है एंड देन आपको 2 वर्ड्स उसको बोलना चाहिए, तो वो अभी सिर्फ 1 वर्ड पे, तो हम लोग उसको कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली उसकी मैनेजमेंट करेंगे। उसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट जो है कम्युनिकेशन के अलावा उसकी जो प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, जिसमें उसका आई कांटेक्ट आ गया, सिटिंग आ गई, उसकी कमांड फॉलोइंग आ गई, उसका रिस्पॉन्ड करना आ गया, उसका सोशलाइजेशन वाला फैक्टर जितना भी है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। एक बात यहाँ पे माइंड में रखने वाली है कि अकेला स्पीच थेरेपिस्ट इसके ऊपर काम नहीं करता, या अकेला पीडियाट्रिशियन ही इसको मैनेज नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी एक रिहैब टीम रिक्वायर्ड होगी, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, बिहेवियर थेरेपिस्ट होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, देन फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा, स्पेशल एजुकेटर भी होगा। तो ये एक पूरी रिहैब टीम है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जो कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम कर रही होती है, और उनके जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले होते हैं उन सब को फिर साथ लेके चल रहे होते हैं। और कभी भी एक डोमेन के ऊपर अगर काम करेंगे तो उससे आपका बच्चा बेहतर नहीं होगा, आपको सभी माइलस्टोन्स को इकट्ठा लेके चलना पड़ता है। मोबाइल यूज़ करने की वजह से बच्चा जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है। उस आइसोलेशन की वजह से फिर बच्चा जो है ना वो अपने प्रॉपर माइलस्टोन्स को अचीव नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि भाई मोबाइल बच्चे के पास होगा तो बच्चा टेक्नोलॉजी को सीखेगा, बच्चा नई चीज़ें सीखेगा, बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप होगी एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है ना बच्चा सीख लेगा घर बैठे। तो ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंटल एज क्योंकि 6 to 7 ईयर्स है, तो उसमें आप जितना ज़्यादा नेचुरल रखेंगे बच्चों को उतना ही बच्चा जो है ना वो आपका सीखेगा। तो स्क्रीन टाइम का एक मिथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से 70 to 80% हमारे पास केसेस हैं वो सारे इस एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें स्क्रीन टाइम आता है, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं। सेकंड जो मिथ एक हमें देखने को मिलती है, या एक पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चा हमारा अगर दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो ख़राब हो जाएगा, उनसे शरारतें सीखेगा, उनकी लैंग्वेज सीख जाएगा।
तो इसकी वजह से आप बच्चे को आइसोलेशन में कर रहे हैं एंड बच्चा आपका फिर अगेन वो अपने माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पा रहा। तो जितना ज़्यादा बच्चा आपका अपने पीयर ग्रुप में खेलेगा, उनमें रहेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है ना फिर अपने माइलस्टोन्स को अचीव करेगा। बच्चा अगर 2 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में सिर्फ एक लफ्ज़ बोल रहा है, उसको भी फंक्शनल यूज़ नहीं कर रहा और उसको ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं, तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई ये उम्र के साथ साथ सीख जाएगा। ऐसा नहीं होता। बच्चे के जो चीज़ सीखनी होती है वो अपनी एज जो माइलस्टोन है उसके अंदर रह के वो सीख जाता है। अगर उसमें वो चीज़ उसने नहीं सीखी तो इट मीन्स कि अब आपको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवानी पड़नी है। अब आपको उसको टेबल टॉप पे आपको 1-on-1 वो चीज़ उसको सिखानी पड़नी है। 4th वन जो है वो टंग टाई हम लोग इसको बोलते हैं, तंदवा बोलते हैं एक नॉर्मल ज़ुबान में लेमैन की। तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो कि पेरेंट्स के घरों में ये कहा जाता है भाई इसको तंदवा है जिस वजह से ये बात नहीं कर रहा, जो कि ऐसा नहीं होता। तंदवा इज़ समथिंग डिफरेंट। वो एक और ENT की मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर बच्चा जो है वो उसकी ज़ुबान के नीचे एक लेयर सी होती है जिसकी वजह से उसकी ज़ुबान मूव नहीं कर पा रही होती। तो ऑटिज़म के अंदर तंदवा इज़ नथिंग, ठीक है। उसकी वजह से आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, ये एक बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो उसकी बजाय आप उसकी सर्जिकल ऑपरेशन की बजाय आप लोग अगर पेडियाट्रिशियन से इनकी मैनेजमेंट या एक रिहैब टीम से उसकी मैनेजमेंट करवाएंगे तो वो आपके बच्चे को एक ज़्यादा उसको माइलस्टोन्स अचीव करने में जो है ना वो हेल्प आउट करेंगे। एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये कहा जाता है मोस्टली कि ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो नॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। आपने अगर ऑटिस्टिक बच्चे की मैनेजमेंट उसकी प्रॉपर कर रहे हैं तो आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर सकता है। आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह मेन स्ट्रीम एजुकेशन होती है जो कि नॉर्मल हम लोग एजुकेशन ले रहे होते हैं, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन सो ऑन। तो वो एजुकेशन आपका बच्चा ले सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बच्चे की जो वो सिम्टम्स जो उसमें डेवलप हुए हैं उसको पहले मैनेज किया हो। अगर आप ये कहें कि आपके बच्चे में सिम्टम्स अभी तक हैं, मौजूद हैं और आप उसको स्कूल गोइंग कर दें तो देन फिर आपका बच्चा जो है ना उस सेटिंग में एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो स्कूल वाली सेटिंग या एक नॉर्मल इन्वायरमेंट वाली सेटिंग अपने बच्चे को पहले प्रोवाइड नहीं की। इसलिए आप अपने बच्चे की पहले थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट करवाएं, देन फिर उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भेजें और आपका बच्चा ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जा सकता है। और हमारे पास इधर RMI में बहुत सारे स्पीच थेरेपी यूनिट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनमें अभी माइल्ड सा सिम्टम्स हैं लेकिन वो मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं। स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट के अंदर हमारे पास 90% ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑटिज़म के साथ आ रहे हैं। अभी अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो उसमें से 25-26 ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑटिस्टिक हैं अपार्ट फ्राम डेवलपमेंटल डिले के जो हमारे पास आ रहे हैं। तो उनमें क्या है कि हम लोग उनकी मैनेजमेंट इस तरीके से करते हैं कि उनकी स्पीच थेरेपी मैनेजमेंट होती है, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैनेजमेंट होती है, उसकी बिहेवियर के इश्यूज़ अगर हैं तो वो भी मैनेज किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये सर्विसेज हमारे पास यहाँ RMI में अंडर वन रूफ अवेलेबल है, जिसमें से हमारे पास जो कि 40-50% ऐसे बच्चे हैं जो कि मेन स्ट्रीम में भी हम लोगों ने उनको भेज दिया है आफ्टर 1.5 years थेरेपी के साथ। पेरेंट्स के लिए मेरा यही है कि प्लीज़ अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखें, बच्चों को आइसोलेट मत करें। आप जब उसको स्क्रीन टाइम दे देते हैं तो बच्चा आपका जो है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट से हट के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आ गया। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो ABC तो हमें सुना रहा है। जब उससे मैंने पूछा कि भाई J के बाद क्या आता है, बच्चा बिल्कुल ब्लैंक। बच्चे के जब आप रिदम में जब अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं बच्चा तब बोलता है, जब आप उससे नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स पूछें तो वो नहीं करता। ये आपने उसकी आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग कर दी है बच्चे की स्क्रीन टाइम के थ्रू, जिसकी वजह से बच्चा फंक्शनल नहीं है। उसका दिमाग काम कर रहा है बट फंक्शनल नहीं है। इसी वजह से उसमें स्टबरनेस आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं करता। उसके साथ साथ बच्चे को जो है वो किसी पेडियाट्रिशियन या मल्टीडिसिप्लिनरी रिहैब कंसल्टेंट से कंसल्ट किए बगैर किसी मेडिकेशन पे मत डालें। क्यों? मेडिकेशन पे डालना इज़ वेरी ईजी।
कि भाई हाँ भाई मेडिकेशन पे डाल देंगे एंड देन बच्चा हमारा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, वो एक्चुअली बच्चे के सिम्टम्स को फेड कर देता है। आप मेडिकेशन 2 दिन के लिए बंद करें, आपको बच्चा ऐसे स्वेयर सिम्टम्स देगा कि जो कि पहले से भी ज़्यादा स्वेयर होंगे। तो इसलिए अगर किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसको नेचुरल एनवायरनमेंट और एक रिहैब एक मैनेजमेंट जो है उसके सर्कल से लेके चलें, बजाय इसके कि आप उसको जो है एक आर्टिफिशियल तरीके से मेडिकेशन के थ्रू उसको मैनेज कर रहे हैं।